उत्तराखंड राज्य से संबंधित अधिकांश परीक्षाओं में यह देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों से कई बार प्रश्न ज्यों के त्यों पूछे जाते रहे हैं। इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को बारीकी से हल करके अपनी तैयारी को मजबूत करके किसी भी परीक्षा को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रश्न जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपको मेरी एडवाइस है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन प्रश्नों को स्वयं हल करने का प्रयास करें, जिससे आप अपने ज्ञान का परीक्षण भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुमाऊं रेजिमेंट से। तो 1947 में मरणोपरांत सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कुमाऊं रेजिमेंट से था। परमवीर चक्र बहादुरी यानी सैन्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कुमाऊं रेजिमेंट की बात करें तो इस रेजिमेंट की स्थापना 1788 में हुई थी, अर्थात 1788 में। यह कुमाऊं के हिमालयी क्षेत्र के निवासियों से संबंधित भारतीय सैन्य दल है और इसका मुख्यालय अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन शैल चित्रों वाली लखू गुफा स्थित है। लखू गुफा या लखू उडियार आपने सुना होगा। यहाँ पर प्राचीन कालीन शैल चित्रों वाली कई चित्र पाए गए हैं, जिनमें इंसान और पशु के शैल चित्र पाए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अल्मोड़ा जनपद में। तो लखू गुफा या लखू उडियार कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। कत्यूरी वंश आपने सुना होगा या कार्तिकेयपुर वंश आपने सुना होगा। पहले इनकी राजधानी चमोली जनपद के जोशीमठ विकासखंड के अंतर्गत कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। बाद में ये लोग कुमाऊं में स्थानांतरित हुए और बागेश्वर के बैजनाथ में इन्होंने अपनी राजधानी को स्थापित की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृत। तो कत्यूरियों की दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। दर्रा का मतलब होता है पास, जहाँ से आर पार जाया जा सकता है। तो दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है शिमला। और यदि इस दर्रे की बात करें तो यह पिथौरागढ़ जनपद में है, जो कि कुमाऊं मंडल में पड़ता है, पिथौरागढ़ जनपद में। और इन घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है शिमला। इस प्रकार ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पूछा गया है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। प्रजामंडल काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी स्थापना का मकसद क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। तो प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 23 जनवरी यानी 23 जनवरी 1939 को इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। और किसके द्वारा की गई थी? श्रीदेव सुमन के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन, अत्याचार से मुक्त करना। और इसी वजह से श्रीदेव सुमन ने 84 दिन की भूख हड़ताल की और जनता को टिहरी की जो क्रूरता थी, वहाँ की राजशाही की, जो कि पंवार वंश या परमार वंश का शासन वहाँ पर था, उसके अत्याचारों से, उसकी क्रूरता से, उसके कुशासन से जनता को मुक्ति दिलाना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है पीसीएस में या अदर्स एग्जाम में। अगला प्रश्न,
खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है। खतलिंग ग्लेशियर, हिमनद को हिंदी में हिमनद कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ग्लेशियर कहते हैं। तो खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है किसका? ऑप्शन बी, भिलंगना नदी का। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी जनपद में। और किस नदी का उद्गम स्थल है? ये भिलंगना का। तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना है टिहरी बांध या टिहरी डैम जिसे कहते हैं। तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है और यहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाद में वही भागीरथी नदी जो कि उत्तरकाशी के गौमुख से निकलती है और देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। फिर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है गंगा। तो देवप्रयाग से इन दोनों नदियों के संगम को गंगा नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। प्रश्न को ध्यान से समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार नहीं, रुद्रपुर होगा, माफ कीजिए, रुद्रपुर। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है? रुद्रपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रे से। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा इस दर्रे से होकर गुजरती है, लिपुलेख दर्रा। या दर्रा को हिंदी में यदि बात करें तो इसे पास कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिए, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा यदि हम बात करें तो ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। पिथौरागढ़ जनपद को तिब्बत से जोड़ता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में यह है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5,334 मीटर इसकी हाइट है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, ध्यान दीजिए। कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है, यानी जो रेल लाइन के अंत में नहीं पड़ता, हो सकता हो बीच में पड़ता होगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना समझना जरूरी है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी लक्सर। तो काठगोदाम ये तो अंत में आता है, हल्द्वानी में, देहरादून भी अंत में आता है, कोटद्वार भी, लेकिन लक्सर बीच में आता है। तो यहाँ पूछा गया अंतिम बिंदु नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न ध्यान से हल करना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? नंधौर दून ये भी आपने अवश्य सुना होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नैनीताल में। तो नंधौर दून कहाँ है? नैनीताल जनपद में। तो ये प्रश्न भी कई बार अब पूछे जाने लगा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश जिसे MCT कहते हैं पृथक करता है। तो हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश किसे पृथक करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। तो महान हिमालय या जिसे बृहद हिमालय कहते हैं को लघु हिमालय से सेपरेट करने वाले भ्रंश या लाइन को कहते हैं मुख्य सीमा भ्रंश, MCT। MCT को अंग्रेजी में कहेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो यह मध्य
यानी महान हिमालय एवं लघु हिमालय को क्या करता है, पृथक करता है। और कहा जाता है कि ये टिहरी बांध के मध्य से भी गुजरता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न अंग्रेजी में भी है। यदि कोई अंग्रेजी माध्यम वाला विद्यार्थी है तो आप इन्हें हल कर सकता है वीडियो को पॉज करके। तो आप अंग्रेजी में भी हिंदी में भी बाइलिंगुअल इन्हें हल कर सकते हैं। वीडियो लंबी होने की वजह से हम अंग्रेजी में वीडियो को नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला प्रश्न जैसे कि दिख रहा है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। उत्तरकाशी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाड़ाहाट। तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक या प्राचीन नाम क्या है, बाड़ाहाट। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता रहा है, वर्तमान जो परीक्षाएं हैं इसमें पूछा जाता है। और उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 किलोमीटर, 8016 किलोमीटर। चमोली का क्षेत्रफल है 8030 किलोमीटर। तो ये प्रश्न में कई बार कंफ्यूज करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अब चमोली है 8030 किलोमीटर और दूसरे में उत्तरकाशी 8016 किलोमीटर। और उत्तरकाशी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। कब हुई थी, 24 फरवरी 1960 को। और इसका पुराना नाम क्या है, बाड़ाहाट, जैसे कि ऑप्शन डी है। और उपनाम है उत्तर का काशी। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखिए, ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ। ये प्रश्न पीसीएस में, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस में पूछा गया है, आरओ में भी पूछा जाता है। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे लगता है आपको अवश्य आता होगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोरखा काल में। तो गोरखा शासन काल में उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष शुरू हुआ। और गोरखाओं के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया। 1790 में, 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया। और बाद में उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया। ठीक है, उत्तराखंड में कई वंशों ने राज किया है, जिनमें कत्यूरी हैं, चंद वंश हैं, गोरखा राज है, अंग्रेज हैं। इन्होंने उत्तराखंड में अपना शासन किया। लेकिन 1790 ईस्वी से 1815 तक गोरखा शासकों ने उत्तराखंड में राज किया। ठीक है, कुमाऊं में भी राज किया इन्होंने और गढ़वाल में भी। कुमाऊं में 25 वर्ष इन्होंने राज किया है और गढ़वाल पर किया है इन्होंने 10-10.5 साल। तो 10.5 साल गढ़वाल में, 25 साल इन्होंने कुमाऊं पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। और उनके क्रूरता, उनके शासन को यहाँ पे गोरख्याली के नाम से जाना जाता था। ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में। सही उत्तर हो जाएगा गोरखा काल में। तो ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जाम्रक के रूप में जाना जाता था। यानी कुब्जाम्रक के रूप में या इस नाम से किस जगह को, किस स्थान को जाना जाता था। प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये प्रश्न भी आपको अवश्य आता होगा, काफ़ी सरल है, ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश को प्राचीन समय में कुब्जाम्रक के रूप में जाना जाता था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। पांडुकेश्वर जो कि चमोली जनपद में बद्रीनाथ धाम से पीछे पांडुकेश्वर में स्थित है, जहाँ से आप हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के लिए भी जाते हैं। तो पांडुकेश्वर में ताम्रपत्र पाए गए थे। यहाँ पर पूछा गया कि वह किस भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में पांडुकेश्वर में ताम्रपत्र मिले थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है नृत्य में गीत नहीं गाया जाता। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझना काफ़ी जरूरी होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, छोलिया। तो छोलिया क्या है? एक नृत्य है। छोलिया नृत्य है। छोपती, झोला, छपेली नृत्य हैं, लेकिन औरों में गीत भी गाया जाता है, नृत्य भी किया जाता है, लेकिन छोलिया में सिर्फ नृत्य किया जाता है, इसमें गीत नहीं गाया जाता। ये खासकर कुमाऊं में होता है ये डांस, ये नृत्य शादी में अक्सर ढाल तलवार के साथ, तो ये आपने देखा भी होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वारा हाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। द्वारा हाट जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है आपको तो अवश्य आता होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्जर देव। तो द्वारा हाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को गुर्जर देव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? भूमसेन देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है इनमें से? ये इस प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बोक्सा। तो बोक्सा जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। और उत्तराखंड में यदि हम जनजातियों की बात करें तो कई जनजातियां हमारे उत्तराखंड में निवास करती हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर निवास करने वाली जो जनजातियां हैं उनको आपने ज़रूर पढ़ा होगा उनके बारे में कि कौन कौन सी जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है, यहाँ पर निवास करने वाली प्रमुख जातियां हैं जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी। ये 5 जनजातियां जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, एसटी वर्ग के जो लोग होते हैं, तो जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी ये यहाँ पर निवास करते हैं। और इस प्रश्न में ये पूछा गया था कि कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करते हैं? उत्तर है ऑप्शन बी, बोक्सा। और बोक्सा की बात करें तो बोक्सा उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र में मुख्य रूप से उधम सिंह नगर के बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर में निवास करते हैं। नैनीताल के रामनगर में भी ये लोग रहते हैं। पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में भी थोड़ा बहुत ये लोग पाए जाते हैं। देहरादून के विकास नगर में, डोईवाला में या सहसपुर में भी इन लोगों की उपस्थिति है, लेकिन ज़्यादा जनसंख्या इनकी उधम सिंह नगर में है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोक्सा। ये भूमसेन देवता की पूजा करते हैं। ध्यान में रखिए 5 जनजातियां उत्तराखंड में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। पीतल के रूप में कौन सा नगर फेमस है उत्तराखंड में? काफ़ी सरल प्रश्न है, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पुराना हो चुका है, लेकिन ये रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष में आयोजित होंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, 2018 में। तो ये इसका सही जवाब था, लेकिन अब ये प्रश्न पुराना हो चुका है। आप ध्यान में फिर भी इसे रख सकते हो। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला है? तो ये प्रश्न भी बशर्ते पुराना हो चुका है, लेकिन ध्यान में रखिए सही उत्तर है देहरादून। तो देहरादून को इस 2016 का ये प्रश्न है, तो उस समय से 61वां स्थान मिला था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च 2016 को। जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड में केवल एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, और
यह कब किया गया? 27 मार्च 2016 को। इसमें हुआ क्या था? 9 विधायक बागी हो गए थे। ठीक है, उत्तराखंड में राजनीतिक संकट शुरू हुआ जब 70 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के 36 में से, यानी कांग्रेस के पास उस समय 36 विधायक थे, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तो 36 में से 9 विधायक बागी हो गए, सरकार अल्पमत में आ गई और राज्य का संवैधानिक ढांचा चरमरा गया। और इस स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया। जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च 2016 को और ख़त्म हुआ था 11 मई 2016 को। 11 मई 2016 को ख़त्म हुआ। कुल 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ध्यान रखिए, शुरुआत 27 मार्च 2016 को, समाप्त हुआ 11 मई 2016 को। कुल कितने दिन का लगा था? 16 दिन का। मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत। राष्ट्रपति उस समय कौन थे? प्रणब मुखर्जी। देश के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री हरीश रावत। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है कभी भी। अगला प्रश्न, आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? आनुवंशिकी या वंशानुक्रम आपने अवश्य सुना होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है RH फैक्टर। तो आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है पूछा गया है, सही जवाब हो जाएगा RH फैक्टर। अगला प्रश्न, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि का नाम है, ऑप्शन नंबर ए, इंटरफिरान। इंटरफिरान कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई एक औषधि है जो तैयार की है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग या खंड पाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5। तो मनुष्य के जो लंग्स होते हैं यानी फेफड़े, उसमें कितने भाग पाए जाते हैं? 5। आज का आखिरी प्रश्न, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, यानी ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा को हिला सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तोता। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तोता ऐसा पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। तो आज के इस वीडियो में थे 25 प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल सिद्ध हुई तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने कोशिश की है कि वीडियो में कोई त्रुटि ना हो और आपके सम्मुख प्रश्न को प्रामाणिक रूप से हल करने का प्रयास किया है। तो बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, खुश रहो, मस्त रहो और अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।